हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सीटेट एग्जाम की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहां पे हम आपको सीटेट की तैयारी करवाते हैं हर सब्जेक्ट की, चाहे वो पेडागोजी हो या कंटेंट हो। तो इंग्लिश पेडागोजी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए इंपॉर्टेंट 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी, आपकी तैयारी को बूस्ट करेगी। चाहे पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, लैंग्वेज 1 हो, लैंग्वेज 2 हो, ये सभी में ही आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसके अलावा जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं और जितने भी स्टेट लेवल के टेट एग्ज़ाम्स हैं, उसमें भी आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। आगे बढ़ने से पहले कुछ मेरे बारे में। मेरा नाम है निर्मला साहू। मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 में क्वालिफाई हूँ एज ए पीजीटी इंग्लिश टीचर। मुझे कई सालों का टीचिंग में एक्सपीरियंस है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही कम दिन बाकी हैं आपके एग्ज़ाम में, तो अच्छे से आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होती चली जाए, आपकी तैयारी भी अच्छी हो। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ यूजिंग। तो देखिए, आइकॉनिक मोड के बारे में बात की गई है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि लर्निंग के कितने मोड्स होते हैं। लर्निंग के 3 मोड्स होते हैं। देखिए, इनएक्टिव मोड होता है, आइकॉनिक मोड होता है, सिम्बॉलिक मोड होता है। इनएक्टिव मोड जो होता है ना, इसमें बहुत छोटे बच्चे जो प्री स्कूलर्स होते हैं, प्राइमरी से पहले जब स्टार्ट करते हैं नए स्कूल्स जाना, तो लर्निंग बाय डूइंग एक्शन, हैंड्स मूवमेंट, सेंसरी मोटर स्किल, ये सब को जब वो फाइन मोटर हो या ग्रॉस मोटर स्किल हो, उसको वो यूज़ करते हुए सीखते हैं। जैसे आप यहाँ पे ये पिक्चर में देख रहे हैं, तो इसे हम इनएक्टिव बोलते हैं, क्योंकि उनकी जो सेंसरी मोटर है वो एंगेज होती है। सभी जो इंद्रियां हैं वो एंगेज होती है, सक्रिय होती है, इसलिए इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब ही होता है सक्रिय होना। तो ये पहला है, जो कि बहुत छोटे बच्चों के लिए जब वो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद प्राइमरी लेवल पे बच्चों को ना आइकॉनिक, जैसे 1, 2 के जो बच्चे हैं, ये सब आप देखेंगे, जो ग्राफ इमेज होता है, डायग्राम होता है, पिक्चर्स होते हैं, बड़े बड़े पिक्चर जो छोटे बच्चों के आप देखते हैं एनसीईआरटी बुक, इतने सुंदर सुंदर पिक्चर्स, और उसमें बड़े बड़े लेटर शब्द में बोल्ड वर्ड्स में लिखा हुआ होता है, डायग्राम होता है, ये सब वो देख के सीखते हैं। तो इमेजेस जो होते हैं या आइकन्स होते हैं, डायग्राम होते हैं, उसे हम आइकॉनिक मोड कहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा उनके लिए हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि इसमें ना बहुत ही अच्छे से उनकी जो इंद्रियां हैं सक्रिय होती है, वो देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, इस स्कीमा में उनके बैठ जाता है। तो ये प्राइमरी लेवल पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसके बाद सिंबॉलिक। तो सिंबॉलिक जो होता है ना, जब बच्चे कॉलेज वगैरह पहुंच जाते हैं, रिसर्च बेस्ड या फिर कोई प्रोग्रामिंग वगैरह जैसे सीखते हैं सिंबल के थ्रू, उनके लिए एब्स्ट्रैक्ट जो सिंबल्स होते हैं उसमें यूज़फुल होता है। तो ये हायर लेवल के लिए होता है, जैसे रिसर्च वर्क वगैरह है ना, या कोई प्रोग्रामिंग वर्क वगैरह सीख रहे हैं उसके लिए। तो हमारा आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग जो सिस्टम है किस पे बेस है, इसका आंसर हो जाएगा इमेजेस एंड डायग्राम। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चा जो है इमेजेस और डायग्राम वगैरह देख के सीख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड नंबर। कंटेंट वर्ड आर कॉल्ड। कंटेंट वर्ड को और क्या कहा जा सकता है? फंक्टर, ग्रामेटिकल वर्ड, लेक्सिकल वर्ड या एम्प्टी वर्ड। तो देखिए, कंटेंट वर्ड जो होते हैं ना, मीनिंगफुल वर्ड होते हैं। जैसे कि डिक्शनरी में जितने भी वर्ड दिए जाते हैं उसके अपने इंडिपेंडेंट क्या होते हैं? मीनिंग होते हैं। चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, ऑक्सिलरी वर्ब हो, मेन वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, उनके अपने इंडिपेंडेंट मीनिंग होते हैं। इसीलिए उन्हें हम कंटेंट वर्ड कहते हैं, और इसी कंटेंट वर्ड को हम लेक्सिकल वर्ड भी कहते हैं। लेक्सिकल वर्ड जिसके अपने इंडिपेंडेंट मीनिंग होते हैं, और इंडिपेंडेंट में वो पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को इंक्लूड करता है। कोई एक वर्ड है, ठीक है, कोई एक वर्ड है, उसके अपने मीनिंग है, चाहे वो नाउन हो सकता है, चाहे प्रोनाउन हो सकता है, चाहे एडजेक्टिव हो सकता है, मेन वर्ब हो सकता है, ऑक्सिलरी वर्ब हो सकता है। तो इस तरह से उसके अपने इंडिपेंडेंट मीनिंग होते हैं, उसे हम लेक्सिकल वर्ड कहते हैं। कुछ थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं इसके बारे में। कंटेंट वर्ड आर वर्ड दैट हैव मीनिंग। जैसे कि मैंने कहा आपको कि अपने अर्थ, उनके खुद अपने इंडिपेंडेंट अर्थ होते हैं, मीनिंग होते हैं। वो चाहे नाउन हो सकते हैं, मेन वर्ब हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं, एडवर्ब हो सकते हैं। ये सब कंटेंट वर्ड या लेक्सिकल वर्ड के नाम से जाने जाते हैं। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि लेक्सिकल वर्ड आर ऑल्सो नोन एज, तो आपको तुरंत पता हो जाना चाहिए कि कंटेंट वर्ड होता है लेक्सिकल वर्ड। कंटेंट वर्ड यहाँ पे पूछा है कि कंटेंट वर्ड को और क्या कहा जाता है? लेक्सिकल वर्ड। कई बार पूछ लेगा कि लेक्सिकल वर्ड आर ऑल्सो नोन एज, तो कंटेंट वर्ड। तो कंटेंट वर्ड और लेक्सिकल वर्ड दोनों सेम है। ठीक है, तो ये प्रोनाउन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन सब कुछ इंक्लूड करता है, ऑक्सिलरी वर्ब, सब ये सब उसमें इंक्लूड होता है, क्योंकि इसकी अपनी इंडिपेंडेंट मीनिंग होती है। जैसे कि अगर आप एग्जांपल देखेंगे, ये सेंटेंस देखिए, इसमें जितने भी वर्ड हैं वो कंटेंट वर्ड हैं, क्योंकि
हर एक वर्ड, कोई नाउन है, कोई प्रोनाउन है, कोई प्रीपोजिशन है, कोई वर्ब है, तो उसके अपने इंडिपेंडेंट मीनिंग है। वी यानी हम, ठीक है, एक प्रोनाउन है। फ्लू ये वर्ब है। ओवर प्रीपोजिशन है। द आर्टिकल है। माउंटेन आपका नाउन है। एट भी एक प्रीपोजिशन है। डॉन भी एक नाउन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अपने इंडिपेंडेंट मीनिंग। वी यानी हम होता है। फ्लू यानी कि वह उड़ा, मतलब उड़ना, ठीक है, उसका पास्ट टेंस है। ओवर यानी कि ऊपर। द अपने आप में आर्टिकल है जो कि नाउन के साथ लगता है। इंडिपेंडेंट एट प्रीपोजिशन है, और एट मतलब एक प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। डॉन जो है टाइम को बता रहा है, ठीक है, नाउन है, ठीक है। दिन जो अर्ली मॉर्निंग जो कहते हैं, डस्क या डॉन है ना, वो होता है, और एक शाम होती है। तो इसके अपने मीनिंग है और ये इंडिपेंडेंट है। ये अपनी एक स्वतंत्र मीनिंग को, अर्थपूर्ण मीनिंग को बता रहा है, इसीलिए इन सब को हम कंटेंट वर्ड या लेक्सिकल वर्ड के नाम से जानते हैं। तो आई होप आपको कंटेंट वर्ड अभी समझ आ गया होगा, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सजेस्टेड फॉर टीचिंग ग्रामर एट प्राइमरी लेवल। तो देखिए, प्राइमरी लेवल की बात की जा रही है। जनरली अगर ग्रामर टीचिंग में कौन सा बेस्ट मेथड होता है अगर बोलते हैं, प्राइमरी लेवल नहीं है, अगर सिर्फ ये पूछा गया है डायरेक्ट कि टीचिंग ग्रामर टीचिंग में कौन सा मेथड बेस्ट होता है, तो हम बिना सोचे समझे बता सकते हैं डिडक्टिव, क्योंकि डिडक्टिव रूल से स्टार्ट होता है। पहले रूल बता दिया जाता है, फिर उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। बट प्राइमरी लेवल में क्योंकि बच्चे को आप डायरेक्ट रूल देंगे और उसके बाद उसको समझाएंगे, उसे समझ में नहीं आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लूँ, प्राइमरी लेवल की बात की जा रही है, तो इंडक्टिव लेवल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इंडक्टिव लेवल का मतलब होता है कि आप पहले एग्जाम्पल देंगे, फिर रूल पे जाएंगे, है ना। जनरल टू स्पेसिफिक आप जाते हैं, है ना, जनरल टू स्पेसिफिक आप जाते हैं, क्योंकि पहले आप एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद आप उसको समझाते हैं। आपको बच्चे को नाउन के बारे में पढ़ाना है ग्रामर में, ठीक है, तो पहले आप डेफिनेशन नहीं बताएंगे। प्राइमरी लेवल के बच्चे को आप डेफिनेशन नहीं बताएंगे कि नाउन ये होता है, नाउन इज़ अ नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग, ऐसा नहीं। देखिए क्या होता है, पहले आप बच्चों को बताएंगे कि क्लासरूम में जितनी चीज़ें हैं, जैसे टेबल है, ब्लैक बोर्ड है, उनका बैग है, वाटर बॉटल है, टिफ़िन है, या एक चार्ट वगैरह कुछ भी जो पढ़ाने के लिए पड़ा है, ये सब क्या है, ये नाउन है। अब ये कैसे नाउन है इसके बारे में आप बताएंगे कि ये क्यों नाउन बोला जाता है। तो आप उसको समझाएंगे कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, उसे हम नाउन कहते हैं। जैसे कि उनको आप बताएंगे क्लासरूम में जितनी चीज़ें पड़ी हैं, टेबल है, चेयर है, ब्लैक बोर्ड है, चौक है, ये नाउन है। पर्सन जो होता है, मैं, हम, टीचर, आपकी फ्रेंड, ये क्या है, एक नाउन है। आप कहाँ रहते हो, आप स्कूल आ रहे, स्कूल एक संस्था है, एक जगह है, ये भी एक नाउन है। इस तरह से आप समझाएंगे, फिर बताएंगे कि नाउन क्या होता है, उसका डेफिनेशन। तो पहले आप रूल नहीं बताएंगे, पहले एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद रूल जाएंगे। एग्जाम्पल से आप रूल की ओर जाते हैं, तो उसे हम इंडक्टिव मेथड कहते हैं। इंडक्टिव मेथड जो है प्राइमरी लेवल पे बच्चों को समझाने के लिए बेस्ट होता है। और यहाँ पे पूछा है कि ग्रामर अगर आप समझा रहे हैं प्राइमरी लेवल के बच्चों को, तो कौन सा मेथड हेल्पफुल है, तो ये इंडक्टिव मेथड है। इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड का जो डिटेल वीडियो है ना, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाके ज़रूर देखिएगा, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कि ग्रामर में आपको नाउन के बारे में समझाना है, तो आप पहले बच्चों को बताएंगे क्लासरूम में है जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है, एक तरह से नाउन है। हम और आप, हम भी नाउन है, और आप जहाँ बैठे हैं क्लासरूम या स्कूल, वो भी एक नाउन है। कैसे, क्योंकि नाउन की डेफिनेशन उसके बाद आप बताएंगे कि किसी व्यक्ति, पर्सन या फिर वस्तु है या प्लेस है, इसे हम नाउन कहते हैं करके इंग्लिश या हिंदी जिसमें भी आप पढ़ा रहे हैं, जिस भी भाषा में, उसे आप डेफिनेशन बताएंगे, पहले एग्जाम्पल बताएंगे उसके बाद। तो आप प्राइमरी लेवल पे इंडक्टिव मेथड से पढ़ाएंगे, वो उनके लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज विदाउट यूजिंग प्रिंटेड टेक्स्ट बुक। जो प्रिंटेड टेक्स्ट बुक होती है उसकी मदद के बिना कौन से मेथड से आप पढ़ा सकते हैं। तो देखिए, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड तो रूल्स बताएंगे आप, फिर आप एग्जाम्पल देंगे, तो इसमें तो बुक की ज़रूरत होती है। स्ट्रक्चरल अप्रोच में भी पूरा सेट ऑफ रूल से आप फॉलो करते हैं, उसमें भी बुक की ज़रूरत पड़ती है। नेचुरल मेथड की, उसमें भी बुक की ज़रूरत पड़ती है। लैंग्वेज इमर्जन जो होता है, ये बेस्ट मेथड होता है, बिना टेक्स्ट बुक के आप पढ़ाएं। लैंग्वेज इमर्जन में आप उसी तरह से बिना बुक के आप बोलचाल की भाषा में, कम्युनिकेशन के माध्यम से बच्चों को पढ़ाएंगे, तो वो क्या होता है,
तभी वो लर्न कर पाते हैं बिना टेक्स्ट बुक के, प्रिंटेड टेक्स्ट बुक के। तो ये आपका आंसर हो जाएगा लैंग्वेज इमर्जन, जिसमें आप जिस भाषा में उन्हें पढ़ाना चाह रहे हैं उसी भाषा में ही बोलेंगे, उसी भाषा में पूछेंगे सवाल, उसी भाषा में बच्चे जवाब देंगे और जो भी उनको एक्सप्लेन करना है। तो ये लैंग्वेज इमर्जन हो जाता है और इसमें आपको प्रिंटेड टेक्स्ट बुक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी सब मेथड में आपको टेक्स्ट बुक चाहिए होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अंडर विच एक्टिविटी डू रिकॉग्नाइजिंग साउंड्स एंड डिड्यूसिंग मीनिंग फ्रॉम दैम कम। तो देखिए कौन सी ये जो LSRW जिसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो दी है, इनमें से कौन सा जो एक्टिविटी है जिसमें आप साउंड को सुनते हैं, पहचानते हैं और उसके मीनिंग को समझते हैं। तो सीधी सी बात है, ये आपकी क्या होगी। तो यहाँ पर अगर आप साउंड्स को सुनते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, उसकी मीनिंग को डिड्यूस करते हैं, डिकोड करते हैं, तो वो लिसनिंग में होता है जब आप लिसन करते हैं। ठीक है, जब आप, जैसे कि मैं आपको अभी कुछ समझा रही हूँ, आप इसे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और इसके मीनिंग को आप डिकोड कर रहे हैं, तो ये लिसनिंग के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, सीमेंटिक इज द स्टडी ऑफ। तो सीमेंटिक का मतलब होता है अर्थपूर्ण, मीनिंग। ठीक है, तो मीनिंग जहाँ पे हम जिस भी चीज़ में अर्थ को समझते हैं और पढ़ते हैं उसके बारे में, वो होता है वर्ड्स एंड देयर मीनिंग। ठीक है, वर्ड्स यानी कि कोई शब्द होगा, उसके अर्थपूर्ण मीनिंग होंगे और उसकी मीनिंग को जब आप समझते हैं, उसके स्टडी करते हैं, उसे हम सीमेंटिक कहते हैं। सीमेंटिक जो होता है वर्ड्स से जुड़ा होता है, वर्ड्स की जो मीनिंग होती है उसको जब आप स्टडी करते हैं वो सीमेंटिक होता है। फोनीम जो होता है वो साउंड को जब आप समझते हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट फोनीम जो होता है वो साउंड से रिलेट करता है। साउंड का जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसको फोनीम कहते हैं। उसके बारे में आप जब आप पढ़ते हैं साउंड्स के बारे में, उसके जो यूनिट होते हैं, कैसे उसे समझा जाता है, सीखा जाता है, उसे हम फोनोलॉजी कहते हैं। साउंड्स, इसीलिए फोनीम जो है साउंड से रिलेट करता है, तो साउंड्स यहाँ पे भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। सेंटेंस एंड देयर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका क्या होता है, वो सिंटेक्स के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपका सीमेंटिक का मीनिंग है वर्ड्स एंड देयर मीनिंग, आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। वर्ड्स और उसके मीनिंग को जब आप समझते हैं उसे हम सीमेंटिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, द प्रोडक्टिव स्किल ऑफ अ लैंग्वेज आर। प्रोडक्टिव स्किल यानी कि एक्टिव स्किल, जिसमें आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो साउंड जो है प्रोड्यूस हो रहा है, और जो मैं आपको समझा रही हूँ वो जो थॉट हैं, जो वर्ड्स हैं, वो साउंड के थ्रू मैं आपको एक्सप्रेस कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है क्या, साउंड्स, जो जिसमें मेरे थॉट्स जो हैं, जो मैं आपको पढ़ाना चाह रही हूँ, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो प्रोडक्टिव जो स्किल्स होता है, चाहे वो साउंड के थ्रू होता है या राइटिंग के फॉर्म में होता है। जैसे कि आपको कोई वर्क दे दिया जाए, बोला जाए कि एक निबंध लिखिए, एक एसे लिखिए किसी भी एक टॉपिक पे, तो आप सोचेंगे, विचार करेंगे, फिर राइटिंग करेंगे, तो प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने ओन थॉट को। और ठीक उसी तरह से अगर आपको बोल दिया जाए कि इस टॉपिक पे आपको स्पीच देना है, तो आप शब्दों का आप विचार करेंगे, शब्द आपके अंदर आएंगे और उसको आप फिर अभिव्यक्त करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। तो जब आप क्या करते हैं, बोलते हैं और लिखते हैं, तो प्रोडक्टिव स्किल होता है। जहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है स्पीकिंग एंड राइटिंग, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। स्पीकिंग और राइटिंग जब आप करते हैं, जैसे मैं अभी स्पीकिंग कर रही हूँ, ठीक है, मैं बोल रही हूँ, तो मेरे अपने थॉट, अपने वर्ड्स वगैरह प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये प्रोडक्टिव स्किल है। मैं एक्टिव हूँ और यहाँ पे आप पैसिव हैं, आप लिसनिंग कर रहे हैं, आप पैसिव हैं, आप सुन रहे हैं, ठीक है, निष्क्रिय हैं। सक्रिय यहाँ पर मैं हूँ, तो प्रोडक्टिव स्किल जो होता है वो सक्रिय होता है, और वहीं रिसेप्टिव स्किल जो होता है वो निष्क्रिय होता है। जैसे कि आप अभी सुन रहे हैं, जो मैं कह रही हूँ उसको आप सुन रहे हैं, निष्क्रिय हैं, पैसिव हैं, तो ये रिसेप्टिव स्किल होता है। ठीक है, ठीक उसी तरह से जब आपको बोल दिया जाए कि जैसे आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को आप पढ़ते हैं, उसके आंसर आप लिखते हैं, ठीक है, आप आंसर को लिख रहे हैं सोच समझ के, तो वो राइटिंग क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और जैसे कोई न्यूज़पेपर है, बुक्स है, स्टोरी बुक है, आपकी एकेडमिक बुक है, टेक्स्ट बुक है, ये आप पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी जो लिखा हुआ है प्रिंटेड फॉर्म में उसको आप पढ़ रहे हैं, उसमें आप अपना कोई कुछ भी अलग सा कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप रिसीव कर रहे हैं, जो ऑलरेडी है उसको आप
पढ़ रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो ये रिसेप्टिव स्किल में आता है, जहाँ पे आप पैसिव हो जाते हैं। तो जहाँ पे भी रिसेप्टिव स्किल की बात की जाए तो वो पैसिव होता है, प्रोडक्टिव स्किल हमेशा एक्टिव होता है, याद रखना। इसी को ही प्रोडक्टिव स्किल को एक्टिव स्किल भी बोलते हैं। तो पूछ लिया जाएगा कि एक्टिव स्किल जो होता है वो प्रोडक्टिव स्किल को कहा जाता है या रिसेप्टिव को। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोडक्टिव स्किल जो होता है वो हमेशा एक्टिव होता है, रिसेप्टिव स्किल होता है वो पैसिव होता है। और प्रोडक्टिव स्किल जो है हमारे स्पीकिंग और राइटिंग है, वहीं पे लिसनिंग और रीडिंग जो होता है वो आपका रिसेप्टिव स्किल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, लैंग्वेज स्किल कैन बी लर्न बेस्ट। जब आपको भाषाई कौशल सीखना है तो कैसे आप सबसे अच्छे मतलब बेस्ट वे पे सीख सकते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड मैनर में ही सीखा जाता है। जब लैंग्वेज स्किल आपको पता है LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में ही चलता है। जब बच्चा छोटा होता है, दुनिया में आता है, तो सिर्फ सुनता है ना, अपने घर में भी रहता है, स्कूल नहीं जाने स्टार्ट करता है, सुनता है, सुनने के बाद घर में वो बोलना सीखता है। जब वो प्री स्कूल में जाता है तो जब वो बोलना सीखता है, सुनता है, तो वो जैसे ही देखता है बुक्स वगैरह को पहचान जाता है कि ये फ़ैन है, ये टेबल है, ये ऑरेंज है, ये फ्रूट है, ये स्कूल है या कमरा है, या जो भी प्रिंटेड फॉर्म में होता है उसको देखता है, वो रीडिंग करना सीखता है। फिर उसकी रीडिंग लेवल बढ़ती है। उसके बाद जब वो प्राइमरी वगैरह में पहुंचने लग जाते हैं वो लोग, तो पूरी तरह से लिखना सीख जाते हैं, तो राइटिंग स्किल डेवलप होती है। तो सब ये इंटीग्रेटेड मैनर में होता है। हमारा आंसर डी नंबर सही हो जाएगा, इफ़ दे आर इन इंटीग्रेटेड मैनर। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहले आप राइटिंग करना सीखेंगे, उसके बाद आप बोलना सीखेंगे, इसके बाद आप रीडिंग सीखेंगे, फिर लिसनिंग सीखेंगे। नहीं, ये इंटीग्रेटेड मैनर में ही होना चाहिए। पहले लिसनिंग होना चाहिए, स्पीकिंग होना चाहिए, रीडिंग, राइटिंग, और ये एक साथ चलते रहना चाहिए, तो ये बेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन इन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005, इंग्लिश इज अ डैश लैंग्वेज इन इंडिया। तो जो NCF है 2005, उन्होंने इंग्लिश को इंडिया में कौन सा दर्जा दिया है? तो ये ग्लोबल माना जाएगा। ग्लोबल इसलिए क्योंकि ये ऑफिशियल वर्क हो, चाहे टेक्स्ट बुक, करिकुलम हो, स्कूल हो, एकेडमिक हो, हर जगह पे इसका इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसे ग्लोबल लैंग्वेज माना जाता है इंडिया में, अकॉर्डिंग टू NCF 2005। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, द लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग इज़। तो देखिए, राइटिंग के भी स्टेजेस मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया कि क्या क्या होता है। प्री राइटिंग होता है, फिर ड्राफ्टिंग होता है, आउटलाइनिंग होता है, ड्राफ्टिंग होता है, फिर एडवांस स्टेज होता है, प्रूफ रीडिंग जिसे कहते हैं। ये सब कुछ डिटेल में पढ़ाया, जाके एक बार चेक कीजिए, है ना। द लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग इज़, तो जो लास्ट स्टेज होती है राइटिंग की वो एडवांस राइटिंग होती है, क्योंकि वही उसकी लास्ट स्टेज होती है। एडवांस राइटिंग में आप प्रूफ रीडिंग करते हैं। ठीक है, जब सब कुछ आप कर लेते हैं, मतलब प्री रीडिंग कर जो एक्टिविटी होती है, उसके बाद आउटलाइनिंग वगैरह जिसके अंतर्गत देना होता है, इसके बाद ड्राफ्टिंग करते हैं। ठीक है, फाइनल आप उसको देखते हैं, चेक करते हैं, उसके बाद एक प्रूफ रीडिंग देते हैं, फिर पब्लिश करते हैं। तो ये आपका एडवांस राइटिंग होता है, जो लास्ट स्टेज होता है राइटिंग में। ठीक है, कंट्रोल राइटिंग होता है जब टीचर कंट्रोल्ड वे में बच्चों को टॉपिक दे के उनको इंस्ट्रक्शन के थ्रू लिखवाती है। गाइडेड में भी टीचर की मदद से ही, मतलब टीचर उनको स्कैप फोल्ड करते हुए उन्हें राइटिंग वर्क देती है, वो गाइडेड राइटिंग होता है। फ्री राइटिंग जो होता है, बच्चों को फ्री मतलब दे दिया जाता है, वो अपने इमेजिनेशन को फ्रीली एक्सप्रेस करते हुए ही लिखते हैं। जैसे कोई ओपन टॉपिक दे दिया, बच्चों को बोला कि इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में आप लिखो। अब हर बच्चा डिफरेंट तरीके से लिखेगा, अपने थॉट को अपने तरीके से एक्सप्रेस करेगा, वो फ्री राइटिंग होता है। कंट्रोल राइटिंग में कुछ जैसे कि फिलर्स वगैरह दे दिया, एक्सरसाइज दे दिया, जिसमें टीचर ने एक पैराग्राफ दिया, उसमें फिलर्स दे दिया, उस गैप को उनको फिल करना है, ये कंट्रोल। और गाइडेड राइटिंग में उनको कुछ टॉपिक बता दिया गया है, वो बच्चे कर रहे हैं, बीच में टीचर उनको असिस्ट करे, वो गाइडेड राइटिंग होता है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा एडवांस राइटिंग, जहाँ पे ये लास्ट स्टेज होती है राइटिंग की स्टेप्स की। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेंगे, द लैंग्वेज वी यूज़ फॉर डे टू डे फेस टू फेस इंटरेक्शन इज़ नोन एज। जो हम डे टू डे फेस टू फेस इंटरेक्शन में हम यूज़ करते हैं, मतलब कि बोलचाल की भाषा, उसे हम क्या कहते हैं? तो वो बिक्स होता है। इसको भी मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है कि बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल जो होता है बिक्स, वो हम रोज़मर्रा की जो बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अपने फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स, रिलेटिव, आसपास स्कूल का वातावरण और ये सब में। ठीक है, लेकिन वहीं पे जो एकेडमिकली जो आप क्लासरूम में जो टीचर के द्वारा आप सीखते हैं, सुनते हैं,
वो होता है आपका कैल्प, जिसमें कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जिसे हम कहते हैं, कॉग्निशन अपने संज्ञान का जो इसमें आवश्यकता होती है, कॉग्निशन की आवश्यकता होती है, संज्ञान का इसमें इस्तेमाल होता है। एकेडमिक लैंग्वेज होता है जो टीचर जो आपको क्लासरूम टीचिंग के दौरान करवाती है पूरे फॉर्मल सेटिंग में, इसे हम कैल्प कहते हैं। और जैसे कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स में, घर में, अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स, जब आप प्लेग्राउंड जाते हैं, नीचे खेलते हैं, अपने फ्रेंड से मिलते हैं, तो आप उनसे कैसे बात करते हैं? बहुत इनफॉर्मल वे पे करते हैं। तो ये क्या होती है? बिक्स, इसे हम बिक्स कहते हैं, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ अ साइन लैंग्वेज। नॉट पूछा है, ठीक है, क्या बात सत्य नहीं है साइन लैंग्वेज के बारे में? तो देखिए, साइन लैंग्वेज हैज़ अ ग्रामर, येस करेक्ट है। यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा है तो ये आंसर नहीं होगा। साइन लैंग्वेज की अपनी ग्रामर होती है। साइन लैंग्वेज हैज़ मैनी वैरायटी, येस करेक्ट। साइन लैंग्वेज इज़ अ नेचुरल लैंग्वेज, जैसे बाकी लैंग्वेज होता है ठीक उसी तरह से होता है, येस ये भी करेक्ट है कि मतलब साइन लैंग्वेज जो होता है वो नेचुरल लैंग्वेज होता है, ये बात भी सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पे नॉट पूछा है। साइन लैंग्वेज डज नॉट हैव अ ग्रामर। देखिए, जब यहाँ पे बोला है साइन लैंग्वेज हैज़ अ ग्रामर, ये बात सही है ना? तो यहाँ पे बोल रहा है डज नॉट हैव ग्रामर, तो ये बात गलत हो जाएगी। और यही चीज़ पूछा है कि क्या इनमें से बात सही नहीं है, तो साइन लैंग्वेज की अपनी ग्रामर नहीं होती है, ये बात पूछा गया है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 4th नंबर। ठीक, नेक्स्ट हम देख लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द 3 लैंग्वेज फार्मूला। 3 लैंग्वेज जो फार्मूला दिया गया ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लैंग्वेज का, उसमें से फर्स्ट लैंग्वेज के बारे में क्या बात सही है? तो ये आप सभी को पता है, एनसीएफ के द्वारा, एनईपी के द्वारा दिया गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कि जो फर्स्ट लैंग्वेज जो होती है ना आपकी वर्नैक्युलर, आपकी जो वर्नैक्युलर लैंग्वेज होती है वो होनी चाहिए आपका होम लैंग्वेज, मदर टंग होती है, ठीक है, नेटिव जो आपकी जो भाषा होती है उसे फर्स्ट लैंग्वेज में बोला गया है। तो इसमें वही चीज़ पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द 3 मदर टंग, होम लैंग्वेज, इंग्लिश। तो देखिए, मदर टंग, होम लैंग्वेज तो ठीक है, लेकिन इंग्लिश जो है वो सेकंड लैंग्वेज में आ जाता है, यहाँ पर ये गलत है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। अब इसके बाद बोल रहा है मदर टंग, होम लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज एज द फर्स्ट लैंग्वेज, एकदम सही है। फर्स्ट लैंग्वेज में आपका मदर टंग यानी कि आपकी मातृभाषा जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है, होम लैंग्वेज जो आपकी वर्नैक्युलर लैंग्वेज है, या रीजनल, और रीजनल होम लैंग्वेज को ही कहा जाता है जो आपकी मदर टंग होती है। तो ये एज अ फर्स्ट लैंग्वेज यूज़ करना है, ये बात एकदम सही है, तो ये 2nd नंबर आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर इंग्लिश पहले दे दिया, इंग्लिश हिंदी, तो यहाँ पर ये गलत है ऑलरेडी। मदर टंग, होम लैंग्वेज ठीक है, लेकिन हिंदी को नहीं। हिंदी जो है सेकंड फार्मूला में आपका अपनाया गया है, जहाँ पे हिंदी स्पीकिंग है वहाँ पे अदर, और नॉन हिंदी स्पीकिंग है तो हिंदी को सेकंड लैंग्वेज बोला गया है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट लैंग्वेज के लिए ये 3 बात कही गई है, मदर टंग, होम लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, तो ये सही हो जाएगा आपका आंसर 2nd। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं 14 नंबर, व्हाट इज ट्रांसलैंग्वेजिंग। ट्रांसलैंग्वेजिंग के बारे में ना, कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग, कोड मैशिंग, ये वाला जो टॉपिक मैंने आपको अभी करवाया था कुछ टाइम पहले, उसमें मैंने ट्रांसलैंग्वेजिंग को भी बहुत अच्छे से समझाया है। ट्रांसलिंगुअल जो एबिलिटी का एक क्वेश्चन आया था सीटेट में, ठीक है, तब मैंने उसको करवाया था कि ट्रांसलिंगुअल एबिलिटी होती है कि आपको एक से अधिक भाषा आती है, जहाँ पे जैसे सिचुएशन आती है आप उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सपोज़ आप घर में आप कोई साउथ इंडियन कोई भी एक भाषा बोल रहे हैं, जैसे कि कन्नड़ बोल रहे हैं अपने मम्मी पापा से, वहीं पे आप अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं जिसको हिंदी आती है, उससे आप हिंदी बात कर रहे हैं। वहीं पे आप जब आप स्कूल जाते हैं आपके टीचर से आप इंग्लिश में बात करते हैं। कोई और वहाँ पे जो टीचर है जिन्हें हिंदी आती, हिंदी में बात कर सकते हैं। वहाँ स्कूल में कोई और फ्रेंड है जिसको मराठी आती, तो आप मराठी में भी बात कर सकते हैं, आपको क्योंकि मराठी भी आती। ये होता है ट्रांसलिंगुअल एबिलिटी। वहीं ट्रांसलैंग्वेजिंग की बात की जाए तो ट्रांसलिंगुअल से ही बनाइए। ट्रांसलैंग्वेजिंग का मतलब है कि एक से अधिक भाषा का प्रयोग करते हुए जब आप टीचिंग लर्निंग करवाते हैं क्लास में, तो ये आपका रिसोर्स के तौर पे यूज़ किया जाता है, बिल्कुल मल्टीलिंगुअलिज्म की तरह। जैसे मल्टीलिंगुअलिज्म को भी हम क्लासरूम में असेट्स या रिसोर्स की तरह मानते हैं, तो ठीक उसी तरह से आप स्कूल में एक से अधिक भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें पढ़ाते हैं, इसे हम ट्रांसलैंग्वेजिंग कहते हैं। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, इट इज़ अ पैडागोजिकल प्रोसेस ऑफ यूजिंग मोर देन वन लैंग्वेज एज अ रिसोर्स इन क्लासरूम। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। ट्रांसलैंग्वेजिंग रिप्रेजेंट एन अप्रोच, एक अप्रोच है ना, टीचिंग का एक अप्रोच है जो कि टीचर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है
भाषा के दौरान, टू लैंग्वेज पैडागोजी दैट अफर्म्स, जो कि दर्शाता है और लिवरेज देता है स्टूडेंट्स के डाइवर्स डायनेमिक लैंग्वेज को, मतलब कि एक क्लासरूम में अलग अलग मतलब मल्टीलिंगुअल बच्चे होते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे होते हैं, उन बच्चों के हर मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करते हुए, इंक्लूड करते हुए टीचर क्या करती है, क्लासरूम टीचिंग करवाती है ताकि हर बच्चे को हर तरह से समझ में आए और उन्हें ये न लगे कि हमारी भाषा जो है वो कम आंका जा रहा है। उन्हें ये फील होता है कि हाँ, अगर कोई बच्चा गुजराती है, कोई बंगाली है, कोई मलयाली है, कोई पंजाबी है, तो सभी बच्चों का अगर भाषा को इंक्लूड करते हुए टीचर अगर उसे पढ़ाती है तो हर बच्चे को ये लगता है कि हमारी भाषा की अपनी एक जगह है और इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, इसे मतलब इसको भी इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। तो इस तरह की जो फीलिंग उनके अंदर आती है और इससे टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है वो और भी इफेक्टिव बन जाता है क्लासरूम में। इसीलिए ट्रांस लैंग्वेजिंग का इस्तेमाल किया जाता है टीचर के द्वारा। हियर टीचर इज अवेयर दैट द लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट गो मच फर्दर देन क्लासरूम लैंग्वेज प्रैक्टिस। क्लासरूम लैंग्वेज में क्या पढ़ाया जाएगा, हिंदी या इंग्लिश जो भाषा है उस वही पढ़ाया जाएगा टीचर के द्वारा, लेकिन इसके अलावा भी टीचर को पता है कि बच्चे जो अलग अलग डाइवर्स लैंग्वेज कल्चर से आते हैं तो उनका इंसेप्शन किया जाता है यहाँ पे, एक्सेप्ट करते हुए उनकी जो भाषा है उसको स्वीकार करते हुए उसी भाषाओं में पढ़ाया जाता है टीचर के द्वारा। इसे हम ट्रांस लैंग्वेजिंग कहते हैं। ये पेडागोजिकल प्रोसेस की बात की जा रही है। अब ट्रांसलिंग्विलिज्म एबिलिटी की बारे में बात कही जाए तो जैसे कि अभी मैंने समझाया, इसे कहते हैं ट्रांसलिंगुअल एबिलिटी रेफर्स टू कम्युनिकेटिव प्रैक्टिस ऑफ पीपल इंटरेक्टिंग अक्रॉस द डिफरेंट लिंग्विस्टिक एंड कम्युनिकेटिव कोड्स और लैंग्वेज कोड्स, यानी यहाँ पे लैंग्वेज को ही कहा गया है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक ट्रांसलिंगुअलिज्म एबिलिटी का आया था कि एक एलम नाम का बच्चा है, वो घर में अच्छे से कन्नड़ बोल पा रहा है, उसे मराठी, कन्नड़ और हिंदी, इंग्लिश दोनों चारों भाषा आती, मतलब वो इससे ये समझ में आ रहा है हमें कि वो मल्टीलिंगुअल है। ठीक है, वो बच्चा घर में अच्छे से अपने पेरेंट्स से कन्नड़ में बात कर रहा है, जैसे स्कूल जाता है तो टीचर से इंग्लिश में बात कर सकता है, जो उनके फ्रेंड्स जिनको हिंदी आती है उसको हिंदी अच्छे से बात कर रहा है, जिस फ्रेंड को मराठी आती है तो वो मराठी में भी बोल पा रहा है क्योंकि उसे चारों भाषा का ज्ञान है। तो यही बोला गया है कि ट्रांसलिंगुअलिज्म एबिलिटी ऐसी एबिलिटी होती है जहाँ पर लोग इंटरेक्ट करते हैं दूसरे भाषाओं का इस्तेमाल करते हुए, जैसे जैसी स्थितियाँ होती है, सिचुएशन क्रिएट होते हैं, जो भी कॉन्टेक्स्ट होता है उसमें वो उसके अकॉर्डिंग वो बात करते हैं क्योंकि उन्हें उतने भाषा का ज्ञान होता है। ये होता है आपका ट्रांसलिंगुअलिज्म एबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं 15th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर। मदर टंग इन्फ्लुएंस कैन बी इफेक्टिवली मिनिमाइज इन द क्लासरूम बाय। मदर टंग यानी कि मातृभाषा का प्रभाव जो है क्लासरूम टीचिंग के दौरान, उसका इफेक्ट जो है, उसका प्रभाव, उसको आप कैसे इफेक्टिवली कम कर सकते हैं। तो देखिए, जब छोटे होते हैं बच्चे तो जनरली ये बोला गया है कि मदर टंग में ही उनको पढ़ाना है और उसको एक्सप्लेन करना है टारगेट लैंग्वेज में। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाएंगे तो अब उनको टारगेट लैंग्वेज को ज़्यादा अच्छे से समझाना पड़ेगा और मदर टंग का जो इन्फ्लुएंस है वो कम करना पड़ेगा ताकि वो अपनी टारगेट लैंग्वेज को अच्छे से सीख सकें, क्योंकि बड़ी हायर क्लासेस में उनको टारगेट लैंग्वेज में ही उन्हें पढ़ना पड़ेगा एकेडमिकली। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि यूजिंग द मदर टंग मोर ऑफन, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप बार बार मदर टंग का इस्तेमाल करेंगे तो इससे उसका प्रभाव कम नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत है। गिविंग एग्जाम्पल फ्रॉम द मदर टंग, तो ये भी वही बात हो गई, एग्जाम्पल आप मदर टंग में दे रहे हैं तो फिर से टारगेट लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करेंगे तो वही बात हो गई, ये भी गलत है। गिविंग अ लॉट ऑफ एक्सपोजर इन द टारगेट लैंग्वेज, तो टारगेट लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर देंगे तो ये तो ठीक है लेकिन इतना हेल्पफुल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है गिविंग इनपुट फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन सिंपल ग्रेडेड मैनर। अब देखिए, बच्चे बिल्कुल ही मदर टंग में सीख रहे हैं, टारगेट लैंग्वेज में आप उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, एकदम से आप उनको एक्सपोजर देंगे सिर्फ टारगेट लैंग्वेज में तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना, कंफ्यूज रहेंगे और सीख भी नहीं पाएंगे। ठीक है, उनका इंटरेस्ट भी जाता जाएगा। लेकिन अगर उसी को आप क्या करेंगे, टारगेट लैंग्वेज में इनपुट देते जाएंगे सिंपल और ग्रेडेड मैनर में, जैसे कि बहुत सिंपल सेंटेंस वगैरह से, वोकैबलरी से स्टार्ट करते हुए उन्हें आगे उनके डिफ़िकल्टी लेवल तक लेते हुए जाएंगे, तो इससे बच्चे आसानी से सीख पाएंगे और मदर टंग का जो इन्फ्लुएंस है वो भी अच्छे से इफेक्टिवली मिनिमाइज किया जा सकता है टीचर के द्वारा। तो आपका फोर्थ आंसर जो है गिविंग इनपुट फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन अ सिंपल ग्रेडेड मैनर, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं 16th नंबर। अ टीचर इज प्लानिंग टू गिव अ फ्री राइटिंग टास्क टू लर्नर इन क्लास 5। कक्षा 5वीं के जो बच्चे हैं उनको जो शिक्षिका है वो फ्री राइटिंग टास्क देने का प्लान कर रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी फोकस्ड ऑन मोस्ट बाय द टीचर।
अब देखिए इनमें से कौन सी बात पे ज़्यादा टीचर को फोकस करना चाहिए। अगर कक्षा 5वीं के बच्चों को फ्री राइटिंग काम दिया जा रहा है, मतलब फ्री राइटिंग कहने का मतलब है कोई एक टॉपिक दे दिया है और बोला जा रहा है कि उसके जो आपको समझ में आता है आप अपने मन से जो भी आपके विचार हैं उसको आप लिखिए। तो हर मान लीजिए एक क्लास में 30 बच्चा है, हर बच्चे के मन में अलग अलग अभिव्यक्ति होगी जिसको वो लिखेंगे। तो इसके लिए उन्होंने फ्री राइटिंग टास्क दिया है। तो अब ये जो फ्री राइटिंग टास्क है, टीचर इसमें से कौन सी बात को ज़्यादा ध्यान देगी, किस पे फोकस करेगी? तो द हैंड राइटिंग ऑफ द लर्नर, जी नहीं, हैंड राइटिंग पे फोकस नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत ही मतलब इनिशियल लेवल पे जब बच्चे लिखना सीखते हैं तब हैंड राइटिंग पे फोकस किया जाता है। अब ये प्राइमरी लेवल का बच्चा है 5th क्लास में, तो वो जब लिख रहा है तो एक्यूरेसी ऑफ द कंटेंट कितना सही है, एक्यूरेट है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, है ना। फ्लुएंसी ऑफ द कंटेंट में वो कितना फ्लुएंसी है, कितना अच्छे से लिख पा रहा है, कितना अपने आप को अभिव्यक्त कर पा रहा है, एक्सप्रेस कर पा रहा है, ये बात एकदम सही है। तो ये थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि एक्यूरेसी यानी कि ये ग्रामर स्ट्रक्चर जो होता है उससे रिलेट करता है। तो इस लेवल पे बच्चों का ग्रामर कितना सही है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं जो मिस्टेक्स है, लेकिन फ्लुएंट कितना है, वो अपने विचारों को कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाया है, ये आप जानना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस पर आप ज़्यादा फोकस करते हैं तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा और फ्लुएंसी ऑफ द कंटेंट आपका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे बोथ फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी बोला है, तो सिर्फ फ्लुएंसी पे ज़्यादा फोकस करेगा टीचर, ना कि एक्यूरेसी पे। यहाँ पे दोनों बोला है तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है, सिंटेक्स है, उस पर अभी इतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ये जो लेटर जो स्टेज होती है ना, बच्चे बड़े हो जाते हैं तब इस पे देखा जाता है कि उनका जो ग्रामर का जो स्ट्रक्चर है, सिंटेक्स है, वो कितना सही है, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। अभी सिर्फ फ्लुएंसी यानी कि बच्चा कितने अच्छे से अपने अभिव्यक्ति कर पा रहा है लिखने के दौरान अपने विचारों को, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो फ्लुएंसी ऑफ द कॉन्टेंट आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं 17th नंबर। अ यंग चाइल्ड पिक्स अप अ बुक, एक छोटा बच्चा जो है वो बुक उठाता है, होल्ड इट राइट साइड अप, और बहुत सही तरीके से वो उसे पकड़ता है, एंड टर्न द पेजेस को टर्न करने लगता है। दिस एक्टिविटी डिमॉन्स्ट्रेट, ये जो एक्टिविटीज़ है वो क्या दर्शाता है? तो ये इमर्जेंट लिटरेसी स्किल होती है जो हर बच्चों को, मतलब जब वो अर्ली चाइल्डहुड केयर में होते हैं तभी उन्हें पता होता है, स्कूल स्टार्ट होने से पहले प्री स्कूल जो होता है ना, जिसे हम ECC कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर, है ना। तो इस दौरान उन्हें ये सब चीज़ें पता होती है। बच्चे बुक को देखते हैं, उन्हें पता होता है कि ये बुक है, उसे कैसे उठाना है, कैसे उन पेजेस को टर्न करना है, और वो देखते ही समझते हैं, समझ पाते हैं, है ना, कि ये क्या है, ये क्या है। ये सब चीज़ कब होता है और इसे क्या कहा जाता है? ये होता है आपका इमर्जेंट लिटरेसी स्किल, मतलब जो बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल पे जिसकी जानकारी बच्चों को ऑलरेडी होती है, इसे हम कहते हैं इमर्जेंट लिटरेसी स्किल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि इमर्जेंट लिटरेसी स्किल क्या होता है। इमर्जेंट लिटरेसी जो होता है क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे। इट डिस्क्राइब एज द नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड, मतलब एटीट्यूड यानी उनका जो परसेप्शन, नज़रिया, उसके बारे में, स्किल जो उसका जो कौशल होता है, नॉलेज होता है, बच्चे के अंदर डेवलप होता है इन रिलेशन टू रीडिंग एंड राइटिंग थ्रू आउट द अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, है ना। जैसे कि मैंने कहा ना, प्री स्कूलिंग के दौरान उनमें ये सब डेवलप हो जाता है। जब बच्चा प्री स्कूलर होता है, बहुत छोटा होता है, प्ले ग्रुप में जब वो जाना शुरू करता है तो बच्चों को बताया जाता है ना, ये बुक है, आपको ऐसे पकड़ना है, इसे देखना है, समझना है, कैसे करना है। तो ये सब की नॉलेज उन्हें इस दौरान दी जाती है, अर्ली चाइल्डहुड के दौरान। तो चाइल्डहुड स्टार्ट होने से पहले ही प्री स्कूल में वो सीखते हैं ये सब चीज़ें, इसीलिए इसे इमर्जेंट लिटरेसी कहा जाता है। स्टार्टिंग एट बर्थ एंड बिफोर द ऑनसेट ऑफ कन्वेंशनल रीडिंग एंड राइटिंग इंस्ट्रक्शन यूजुअली एट स्कूल एंट्री, मतलब स्कूल एंट्री से पहले कहना चाहिए, उनको ये सब नॉलेज हो जाता है और उन्हें बहुत अच्छे से जब वो स्कूल जाते हैं तो समझ में आता है कि ये मेरी किताब है, इसे कैसे पेज को पलटना है, क्या क्या दिया हुआ है, ये सब पहचानने लगते हैं। तो इसे हम इमर्जेंट लिटरेसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 18। वाइल प्लानिंग लेसन फॉर यंग लर्नर्स, जब यंग लर्नर यानी छोटे बच्चे हैं उनके लिए लेसन प्लान जब किया जा रहा है, द टीचर डिसाइड टू फोकस ऑन द टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। तो टीचर जो है ना, उनको TPR यानी टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स जो होता है उस पर फोकस करना है, ठीक है, उस मेथड पे फोकस करना है।
जब वो पढ़ाएंगी, अपना लेसन प्लान बनाएंगी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज टू इंक्लूड TPR इन लेसन। तो इनमें से कौन सा जो है TPR यानी कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स का जो मेथड है उसमें वो इंक्लूड करेंगी। तो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स का मतलब ही मतलब समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, जिसके बारे में डिटेल लेसन मैंने दिया है। क्या होता है जब बॉडीली मूवमेंट के साथ टीचर छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं, बच्चे भी बिल्कुल एंगेज होते हैं वही सेम एक्टिविटी को करते हुए। जैसे कि एक पोएम पढ़ा आ रही है हाथी के बारे में, तो एक मोटा हाथी मतलब मोटा एक्शन किए, हाथी का सूंड बना के टीचर उनको बोल बोल के पढ़ा रही है, बच्चे भी बिल्कुल वैसे करने लग जाते हैं, अपने हाथों को बिल्कुल उसी तरह से एक्सप्रेशन में लाते हैं, अपने हाथी का सूंड बनाते हुए वो भी गाते हैं, वो भी शेर की तरह, शेर के बारे में बता रही तो दहाड़ के बोल रही हैं, तो बच्चे भी दहाड़ते हुए कहते हैं। इसे हम कहते हैं समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। तो इसमें बॉडीली या एक्टिविटी जो है वो उसको इंक्लूड करना इंपॉर्टेंट होता है। यही बात पूछा गया इनमें से वो क्या इंक्लूड करेंगी। तो यहाँ पे फर्स्ट बोल रहा है मस्ट गिव एक्टिविटी असाइड एंड इंस्टेड आस्क क्वेश्चन। तो मतलब कोई भी एक्टिविटी ना कराए, उसको साइड रख दे और सिर्फ क्वेश्चन पूछे और इससे उनको मोटिवेट करे। तो बिना एक्टिविटी के तो बच्चे पैसिव लिसनर तो होते नहीं हैं छोटे बच्चे, उनको एक्टिविटी कर करके बताते हैं आप, तब उनमें इंटरेस्ट डेवलप होता है जब वो खुद भी एंगेज होते हैं। तो यहाँ पे ये गलत है। मस्ट एंश्योर टू ऐड सम बॉडीली एक्टिविटी इन क्लास। यस करेक्ट। बॉडीली एक्टिविटी मतलब हैंड्स मूवमेंट है, हेड वगैरह है ना, शेक करते हुए, जैसे हेड शोल्डर नीज एंड टोज आप सिखा रहे हैं तो हेड पे हाथ रख रहे हैं, शोल्डर पे हाथ रख रहे हैं, नीज एंड टोज पूरा बता रहे हैं और बच्चे उसे छू छू के खुद भी एक्टिंग करते हुए सीख रहे हैं। तो ये बॉडीली एक्टिविटी इंक्लूड करता है। ये सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पर चूज एक्टिविटी दैट हेल्प देम स्टे इन देयर सीट। ऐसे एक्टिविटी चूज करना है जिससे बच्चे अपने एक जगह पे बैठे रहें और सीखें। तो इससे तो जब बैठे रहेंगे तो पैसिव हो जाएंगे, निष्क्रिय रहेंगे, सक्रिय नहीं रहेंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे, तो लर्निंग कैसे होगी, ये भी गलत है। मस्ट एड सम लिसनिंग एक्टिविटी। अगर बच्चे को सिर्फ लिसनिंग एक्टिविटी देंगे ना तो बच्चा फिर से यहाँ पे पैसिव हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो अभी आप पैसिव है ना कहीं ना कहीं, खुद तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो छोटे बच्चों के साथ भी वही होगा। तो एक्टिव इंक्लूड मतलब एक्टिविटी जो है, बॉडीली एक्टिविटी इंक्लूड करना क्लासरूम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फिजिकल टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स की बात की जाए तो। ठीक है, सेकंड नंबर आपका आंसर, सेकंड नंबर जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 19 नंबर। विच अप्रोच टू ग्रामर एनकरेज द बिलीव दैट लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ मैटर ऑफ लर्निंग। कौन सा अप्रोच, यानी मेथड एंड अप्रोच मैंने आपको पढ़ाया है ना, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो इनमें से कौन सा जो अप्रोच है जो ग्रामर एनकरेज करता है और ये बिलीव करता है कि जब लैंग्वेज आप सिखाते हैं, भाषा सिखाते हैं, तो रूल्स को वो लर्न करवाने की क्या होती है, उसमें क्षमता होती है। ऐसा कौन सा मेथड है, तो ये आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में जब आप पढ़ाते हैं बच्चों को तो रूल्स आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको सिखाते हुए उनके टारगेट लैंग्वेज में उसको डिस्क्राइब करना सिखाते हैं, है ना। तो ये आपका हो जाएगा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है, ग्रामर ट्रांसलेशन जो मेथड है इसमें बच्चे जो हैं, ये एक ऐसी अप्रोच है जहाँ पर बच्चे जो हैं ग्रामर वगैरह जो सीखते हैं और रूल्स वगैरह को सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो कि लास्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन। राइटिंग इज द डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच एंड साउंड। तो देखिए राइटिंग यानी कि ग्राफ से रिलेट होता है, जो आप लिख रहे हैं ABCD या जो कुछ भी आप लिखते हैं, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आप देख रहे हैं इसको ग्राफ के फॉर्म में, तो यहाँ पर ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है स्पीच और साउंड का। जैसे कि मैंने आपको कहा A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल, साउंड से तो मैंने बोल दिया ये A है, ये एप्पल है, ये साउंड से आप समझ गए एप्पल है। लेकिन अगर मैं इसको लिख रही हूँ यहाँ पर ग्राफिकली तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। राइटिंग को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से 20 क्वेश्चन जो कि काफ़ी IMP लगे मुझे, इसलिए मैंने इंक्लूड किया, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। ये आपके पेपर 1, पेपर 2, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 दोनों के लिए ही हेल्पफुल है। तो आज ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।